तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग मिस्टर ले के साथ स्कैवेंजर्स के कैंप में पहुंच चुका है, जहां पर उसने पहले ही दिन एक जायंट हॉर्न पाइथन को मार के अपनी रेपुटेशन बना ली थी। मगर उसकी बॉडी में मौजूद म्यूटेशन पॉइंट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो इस पॉइजन को हटाने के लिए जू किंग ने व्हाइट एलिक्सर्स की पिल को परचेज कर लिया। हालांकि मासी और फैटिशान नाम के बंदे उससे वो एलिक्सर छीन लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि जू किंग एक लूजर होगा, लेकिन जू किंग ने उसी रात उन दोनों को ब्रूटली खत्म करते हुए अपने एलिक्सर को वापस से क्लेम किया और ये साबित कर दिया कि वो कोई इजी टारगेट नहीं जिसे जब चाहे तब मारा जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जू किंग घर पहुँच गया था। साथ ही उसने देखा कि जब वो बेहोशी की हालत में था तब मिस्टर ले ने उसे नए कपड़े वापस से पहना दिए और सेंटीपीड्स का पॉइजन भी उस क्रिस्टल एमेथिस्ट ने पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया। उसने देखा कि मिस्टर ले खाना पकाने में बिजी है। वो कह रही थी कि बच्चे बस 2 ही डिशेस बनना बाकी है, तब तक बाहर जाकर इंतजार करो। तो जू किंग भी बाहर जाने वाला था, मगर तभी उसे वहाँ पर कुछ लोग नजर आए। उन्हें देखते साथ ही जू किंग तुरंत ही छुप जाता है। थोड़ी देर में मिस्टर ले वहाँ आकर उसे बताने लगे कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरे थंडर स्क्वाड के मेंबर्स हैं और मेरे पुराने दोस्त भी, तो तुम भी इनके साथ घुल मिल जाओ। अब जू किंग को देखते साथ ही वो लोग भी पूछने लगे कि बॉस ये बंदा आपको कहाँ मिला, और प्लीज ये मत कहना कि आपका इस पर दिल आया था। जिस पर ले कह रहे थे कि क्यों ना मैं तुम सभी को आपस में इंट्रोड्यूस करूँ। और अब वो बारी बारी इन सभी के बारे में जू किंग को बताने लगे। वो कहते हैं कि इस बो एंड एरो वाले बंदे का नाम है शीजी। ये ची कंडेंसेशन की 4थी लेवल पर है। साथ ही इसने आर्चरी में महारत हासिल की, तो 4थी लेवल का कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट जीत ही नहीं सकता। और उतने में एक लड़की जू किंग का स्पीयर उससे छीनने वाली थी, मगर जू किंग ने उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। सो इसका नाम है लिनिया और ये ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल की कल्टिवेटर थी। मिस्टर ले बताते हैं कि लिनिया के पास एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है, ये वाइल्ड बीस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। इधर लिनिया ने शो ऑफ करते हुए दिखा दिया कि उसने जू किंग का डायगर निकाल लिया था। तो जू किंग भी उसे शो करता है कि उसका नाइफ भी जू किंग ने पहले ही निकाल लिया था। लिनिया कह रही थी कि इस बंदे के पास तो लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट मूव्स हैं, इसने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि चलो अब इस बच्चे को तंग मत करो। वेल इनमें से एक जायंट बंदे का नाम था मानगुई और ये भी ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल का कल्टीवेटर है। ये एक ब्रूट फोर्स के साथ ही पैदा हुए और यही इन्हें सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती। इधर जू किंग और लिनिया ने एक दूसरे के वेपन्स को वापस लौटा दिया और अब मिस्टर ले सीधा मुद्दे पर आ गए। वो बताने लगे कि मैंने तुम तीनों को काफी जल्दी ही वापस बुला लिया, क्योंकि इस बार की स्प्रिंग हार्वेस्ट तय किए हुए समय से पहले की जाएगी, जिसके चलते कैंप लीडर ने मिशंस को असाइन किया है। जो भी पार्टी सबसे ज्यादा 7 लीफ क्लोवर्स को कलेक्ट करेगी उसे 3 प्यूरिफाइंग डस्ट एलिक्सर को रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। ये प्यूरिफाइंग डस्ट एलिक्सर व्हाइट एलिक्सर के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है और ये तो बस बोनस होगा, दूसरे रिवॉर्ड्स भी हमें मिल सकते। इसी वजह से हम कल ही मिशन के लिए रवाना हो जाएंगे। हम उसी पैच को कलेक्ट करेंगे जो कि हमने फॉरबिडन जोन में हाइड करके रखा था। वहाँ से हमें ढेर सारे 7 लीफ क्लोवर्स मिल सकते हैं और इस मिशन पर मैं इस बच्चे को भी हमारे साथ ले जाना चाहता हूँ। अब ये सुनते साथ ही शीजे ने तुरंत ही इसे अपोज किया। वो कह रहा था कि बॉस हम इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते, आपको तो पता ही होगा फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा खतरनाक है और ये बच्चा तो बस ची कंडेंसेशन के 2nd लेवल का कल्टीवेटर है, तो ये उस भयानक इलाके में खुद को बचा नहीं पाएगा। उल्टा हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा और इसका सीधा असर होगा हमारे मिशन पर। हम मिशन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपकी आइडिया मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। तभी मांगुई कहने लगा कि हम सभी का फर्स्ट टाइम होता है। जब तुमने फॉरबिडन जोन में पहली बार एंटर किया था उस वक्त तुम भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें मौका दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ही हमें स्ट्रॉन्ग बना सकती। अगर ये बच्चा हमारी टीम का मेंबर है तो हमने भी इसे ग्रो होने का मौका देना चाहिए, तभी जाकर ही वो अगली बार बिना किसी खौफ के हमारे साथ आ पाएगा। और अगर फॉरबिडन जोन में बात बिगड़ भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इसे सेफ रखूंगा। इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, तो कोई बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। तभी मिस्टर ले जू किंग से कहने लगे कि बच्चे
ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो चल सकते हो, या फिर घर पे ही रुक के मेरा इंतजार करना। हम लोग मिशन पूरा करते साथ ही तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। मगर जूकिंग भी उनके साथ जाना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी डिवाइन एबिलिटीज को चेक करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें कैंप लीडर दिखाया गया, जो कि ची कंडेंसेशन की 90 लेवल का कल्टीवेटर है। वो ब्लड शैडो स्क्वाड के लीडर से कहने लगा कि नाइट डव के मिस्टर शन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। जो मिड ट्रेजर्स उन्हें भेजे गए थे वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आए। तो बताओ फिर तुम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे? जिस पर ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर कहने लगा कि इसका जिम्मेदार है उस मिस्टर ले का थंडर स्क्वाड। उन्होंने हमारे ऑपरेशंस के टाइम को पूरी तरह से सैबोटेज कर दिया, और इसी चक्कर में मैंने अपने 2 काबिल बंदों को भी खो दिया, जिसमें फैटिशान और मासी शामिल थे। वैसे तो दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि थंडर स्क्वाड के लोगों ने उन्हें मार दिया होगा। अब ये सुनते साथ ही उस लीडर ने गुस्से में आकर अपने विप से उस बंदे पर अटैक कर दिया। वो कहने लगा कि थंडर स्क्वाड काफी ज्यादा शातिर है। मैंने सुना था कि उन्होंने 7 लीफ क्लोवर्स का एक पैच फॉरबिडन जोन में छुपा के रखा है, तो मैंने भी जानबूझकर 7 लीफ क्लोवर्स की प्राइस को बढ़ा दिया। इसलिए वो लोग उस क्लोवर्स को हासिल करने के लिए फॉरबिडन जोन में जरूर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें फॉलो करते हुए उनका काम तमाम कर दो। और एक बात याद रखना, इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये सब मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर कहने लगा कि मेरे लॉर्ड, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। इस बार तो मिस्टर ली और उसका थंडर स्क्वाड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। मिस्टर ले की टीम अपने मिशन पर जाने के लिए निकल चुकी थी। इन्हें तो जरा भी आइडिया नहीं थी कि दुश्मनों ने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछा के रखा। और तभी वहाँ पर एक कैरेज पहुँच गई। वह एक काफिला था मास्टर बाई का। जूकिंग तो बस अमेज होकर इस कैरेज को घूरे जा रहा था। तभी मिस्टर ले उसे बताने लगे कि ये कॉन्वॉय मास्टर बाई का है, जो कि G2 के एक ग्रेट फिजिशियन माने जाते। वहीं पर शीजी भी बता रहा था कि इनके टैलेंट की जितनी तारीफें की जाए वो कम है। ऑलमोस्ट हर एक इंजरी को ये हील कर सकते। इनके जैसा ग्रेट हीलर इस दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है। और उतने में मास्टर बाई और जूकिंग की नजरें आपस में टकरा गई। जूकिंग तो काफी देर तक उस कैरेज को ही घूरे जा रहा था, और तभी मिस्टर ले ने उसे आवाज लगाई। अब ये लोग घोस्ट फेस फॉरबिडन जोन के सामने पहुंच गए थे। मिस्टर ले अपनी टीम को बताने लगे कि हार्वेस्टिंग पैच यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है। भले ही वो पैच इस दुनिया की नजरों से हिडन है, मगर हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। और अब इन सभी लोगों ने फॉरबिडन जोन में एंटर किया। मिस्टर ले जूकिंग को बता रहे थे कि ये तुम्हारा पहला मिशन है, और वो भी फॉरबिडन जोन में, तो इस ट्रिप से ढेर सारा नॉलेज हासिल करना। और उतने में कुछ ब्लड डिवावरिंग वाइन्स उनके सामने पहुंच जाती है, जिसे मिस्टर ले ने अपने स्मोक से ही पीछे हटने पर मजबूर किया। वो जूकिंग को बता रहे थे कि यहाँ से जितना नॉलेज गेन करते हो उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। वैसे इस जोन में टोटल 3 टैबूज हैं। एक तो है यहाँ के अजीब से बीस्ट, दूसरी चीज है ब्लड रेड मिस्ट, और तीसरी है डरावनी सिंगिंग। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज से तुम्हारा पाला पड़ जाए तो समझ जाओ तुम्हारा खेल खत्म। वेल, इन तीनों टैबूज में से जूकिंग को सबसे ज्यादा अजीब लगी थी ईरी सिंगिंग, तो उसी बारे में अपनी टीम से पूछने लगता है। जिस पर शिजी बता रहा था कि ईरी सिंगिंग एक लेजेंडरी टैबू है। इसमें हम एक औरत का दर्द भरा गाना सुन सकते, लेकिन फॉरबिडन जोन में ईरी सिंगिंग काफी रेयर मानी जाती। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि जब किसी को ईरी सिंगिंग सुनाई दे, लेकिन जो भी लोग इस ईरी सिंगिंग से मुखातिब होते हैं उनका सरवाइव करना मानो इम्पॉसिबल। इतने सालों में सिर्फ मिस्टर ले ही एक ऐसे शख्स है जो कि उस सॉन्ग को सुनने के बाद भी जिंदा वापस आ पाए। अब मिस्टर ले में ऐसी कौन सी खास बात है ये तो हमें नहीं पता, मगर वो अकेले ही ईरी सिंगिंग के सर्वाइवर थे। और अब थोड़ी देर में ये लोग 7 लीफ क्लोवर पिकिंग एरिया में पहुंच गए। उन्होंने फटाफट से क्लोवर्स को पिक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मिस्टर ले जूकिंग से कह रहे थे कि बच्चे, यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हें फॉरबिडन जोन के 3 टैबूज के बारे में बता दिया। क्या तुमने वो सारी बातें अपने दिमाग में फिट बिठा दी है? जिस पर जूकिंग ने भी हाँ में जवाब दिया। तो मिस्टर ले कहते हैं कि एक और एडवाइस याद रखना, इस फॉरबिडन जोन में कई सारे खतरनाक बीस्ट और वियर्ड फिनोमिना हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बदतर है ह्यूमंस। इंसानों से ज्यादा टेरिफाइंग ना ही कोई बीस्ट हो सकता और ना ही वो डरावनी सिंगिंग। उतने में शीजी उसे समझाने लगा कि स्पेशली ब्लड शैडो स्क्वाड के पालतू कुत्ते सबसे ज्यादा डरावने हैं। वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सीक्रेट रैकेट चला रहे। उन्होंने न जाने कितने ही सारे कमजोर लोगों को मार के उनका मांस बेचा। साथ ही लिनिया बता रही थी कि उन्होंने तो कई सारे टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को किडनैप करके उन्हें ट्रेजर ब्रीडर्स में तब्दील किया। वहीं पर मानगुई कह रहे थे कि मुझे तो उन लोगों से घिन आती, वो लोग तो इंसान कहने के भी लायक नहीं।
मुझे तो उनसे नफरत है। साथ ही शीजी बता रहा था कि हमने उनके काम में टांग अड़ाई थी और तभी से वो लोग हमारे दुश्मन बन गए। मिस्टर ली जूकिंग को बताते हैं कि ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग बीस्ट के ऑर्गन को ग्राफ्ट करके अपनी पावर्स को इनहांस करते हैं, जिसके चलते उनके पास ढेर सारी स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती। इसलिए आगे चलकर जब भी तुम्हारा ब्लड शैडो स्क्वाड से पाला पड़ जाए तब काफी ज्यादा केयरफुल रहना। और उतने में मानगुई ने कुछ नोटिस किया और तुरंत ही मिस्टर ली को बताने लगे कि बॉस इन 7 लीफ क्लोवर्स के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। तो मिस्टर ली भी फटाफट से उन हर्ब्स को चेक करने पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उन क्लोवर्स पर एक पाउडर बिखेर दी गई है, तो तुरंत ही अपनी टीम को बता देते हैं कि ये पाउडर स्ट्रेंज बीस्ट को यहाँ पर खींच लाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। वहाँ पर न जाने कितने सारे स्ट्रेंज बीस्ट नजर आ रहे थे। लिनिया कहती है कि ये तो ब्लैक स्केल भेड़िए हैं। जो सुनते साथ ही मिस्टर ली ने अपने ब्लेड्स का यूज करते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो काफी ब्रूटली इन भेड़ियों का काम तमाम कर रहे थे। वहीं पर उनकी पूरी टीम भी अपनी अमेजिंग स्किल्स का यूज करने लगी। जूकिंग तो तेज मूव के साथ न जाने कितने सारे वुल्फ को निपटा चुका था। साथ ही शीजी अपने एरोज रिलीज करते हुए इन भेड़ियों का काम तमाम करने लगा। वो भी जूकिंग की मूव्स पर नजर रखे हुए था और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि जूकिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है। सो इस तरह से सभी लोग उन वुल्फ का सफाया करने में बिजी हो गए। और एक पल ऐसा भी आया जब मांगुई ने जूकिंग को एक भेड़िए के अटैक से बचा लिया। वो जूकिंग से कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए ये भेड़िए तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जूकिंग भी उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही मिस्टर ली कह रहे थे कि हम ज्यादा देर तक इन भेड़ियों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। बीस्ट पाउडर की मदद से पता नहीं कितने भेड़िए यहाँ पर आते होंगे, इसलिए तुम दोनों इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल पड़ो। तब तक मैं और मांगुई इन भेड़ियों को होल्ड करेंगे। तो ये लोग फटाफट से वहाँ से भाग निकले। वेल इस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड यानी कि ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन जो कि 6ठी लेवल पर था, वो दूर से ही इन पर नजरें गड़ाए बैठा है। इधर ये तीनों वहाँ से थोड़ी दूरी पर पहुँच गए, मगर वहाँ पर भी ब्लैक स्केल्ड वुल्फ का राजा इन्हें देख लेता है और उसने हाउल करते हुए अपने झुंड के कई सारे भेड़ियों को वहाँ पर बुला लिया। इधर इन तीनों के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ये लोग तो भागते हुए सीधा एक क्लिफ के एज पर पहुँच गए। इनके पीछे भेड़ियों का झुंड था, तो शीजी उन पर एरो शूट करने लगा। वहीं पर लिनिया भी अपने नाइफ से उन पर अटैक कर रही थी, लेकिन उतने में उन भेड़ियों के राजा ने सीधे जाकर जूकिंग पर छलांग लगा दी। उसके साथ ही कुछ कर पाई इससे पहले ही जूकिंग उस क्लिफ से सीधा नीचे गिर रहा था। सब नीचे गिरते हुए उस भेड़िए ने बड़े ही जोरों से जूकिंग को काट लिया, तो जूकिंग भी उसे वैसे ही काटने लगा। साथ ही उसने अपना आयरन स्पीयर भेड़िए में घुसाकर सीधे उसके मांस को अपने दांतों से उखाड़ लिया, जिससे तो भेड़िया भी हैरान था कि पता नहीं ये कौन से जानवर से पाला पड़ गया। और फिर जूकिंग उसमें अपना स्पीयर घुसाकर उसे हवा में ही मार देता है। जब वो क्लिफ से नीचे गिरा तब वो वुल्फ पर ही लैंड हो गया था। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें फॉरबिडन जोन के घोस्ट फेस रिवर के अपस्ट्रीम का इलाका दिखाया गया, जहाँ पर मानगुई और मिस्टर ले पूरी तरह से एग्जॉस्ट थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर वहाँ आने वाले हर एक भेड़िए का खात्मा किया था। वेल यहाँ पर मानगुई मिस्टर ले को बताने लगे कि मैं तो अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ। साथ ही उनके हाथों पर एलियन टेंट भी नजर आ रहा था। उस पॉइजन का असर अब मानगुई पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो देखकर मिस्टर ले कहते हैं कि हमने जितने भी व्हाइट एलिक्सर परचेस किए थे वो सबके सब भेड़ियों के झुंड के साथ फाइट करते वक्त यूज हो गए। अब तो मेरे पास एक भी पिल नहीं बची जिसका यूज करके हम इस पॉइजन को कम कर सके। तो अब हमें जल्दी से इस फॉरबिडन जोन से बाहर निकलकर तुम्हारे लिए एलिक्सर ढूंढने पड़ेंगे। तो मानगुई उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगे कि बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बस थोड़ा सा ही एलियन टेंट इनहेल किया था, इतने पॉइजन को तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर ले कहते हैं कि खुद को इतना पुश मत करो, ये फॉरबिडन जोन के भेड़ियों का जहर है। अब अगर तुम पर और पॉइजन से अटैक हुआ तो तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, जिससे दो चीजें हो सकती है। पहली तो ये कि तुम्हारी बॉडी एक माइंडलेस बीस्ट में बदल जाएगी, और दूसरी ये कि तुम पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर मारे जाओगे। और इसी वजह से मैं बस तुम्हारे लिए एलिक्सर ढूंढना चाहता हूँ ताकि इस पॉइजन को खत्म किया जाए। और उतने में इन पर फायरबॉल से अटैक होना शुरू हो गए, जिन्हें इन दोनों ने जैसे तैसे काउंटर कर लिया। और फिर उनके सामने ब्लड शैडो स्क्वाड के 3 बंदे पहुंच गए। उनका लीडर मिस्टर ले से कह रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फॉरबिडन जोन के घोस्ट फेस रिवर के डाउनस्ट्रीम इलाके का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर जूकिंग को पूरा यकीन था कि वुल्फ किंग उसके हाथों मारा जा चुका है। मगर तभी उस वुल्फ के अंदर से एक बड़ी ही अजीब सी स्टिकी और ब्लैक सब्सटेंस बाहर आकर जूकिंग पर अटैक कर उसे जकड़ लेती है। उस एनर्जी ने जूकिंग को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था और वो
यही सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। वो चाहे कितना ही क्यों न झटपटाए, वो सब्सटेंस उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वही दूसरी तरफ मानगुई और मिस्टर ली ब्लड शैडो स्क्वाड के बंदों का मुकाबला करने में बिजी थे। ये दोनों ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं। इन दोनों ने एक साथ मिलकर पूरे जोन के भेड़ियों को मार दिया था, जिसके चलते ये ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके थे। मगर अभी भी वो अपने दुश्मनों के सामने फीके नहीं पड़े। मिस्टर ली ने सीधे उस लीडर पर हमला किया था। जो देखो बंदा कहता है कि हम तादाद में ज्यादा है और तुम सिर्फ 2 लोग हो, हमने तो तुम्हें आउट नंबर कर दिया। वही दूसरी तरफ मानगुई एलियन टेंट की वजह से ऑलरेडी कमजोर हो गए थे और इसी वक्त उनमें से एक बंदे ने उन पर एक ब्लेड से वार करते हुए उन्हें घायल किया। वो दोनों बंदे दोनों साइड से इन पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। साथ ही एक ने तो सीधे अपनी ब्लेड उनके पेट में घुसा दी। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मानगुई बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आज तेरी लाइफ यहीं पर एंड हो जाएगी। और तब तक मानगुई की बॉडी में जो एलियन पॉइजन था वो इन इंजुरीज की वजह से और भी ज्यादा भयानक बन गया। यहाँ पर मानगुई ने उस बंदे को अपने वेपन के एक ही फटके में दूर पुश कर दिया था। और तभी वो बंदा कहता है, अरे देखो तुम्हारी बॉडी पर तो ढेर सारा एलियन पॉइजन है। मेरे दोस्त तुम अब जल्द ही म्यूटेट होने वाले हो। और इसी पल में हमें मानगुई की बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव दिखाए गए। उनकी सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर ग्रो कर रही थी और उसी से मानगुई का फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो गया। साथ ही उनकी बॉडी से बड़ी भयानक ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर ब्लड शैडो क्लैन के लोग भी थोड़े से पैनिक हो गए। उन्हें पता था कि अगर मानगुई को जल्दी से मारा नहीं गया तो वो एक भयानक बीस्ट बनकर उन सभी का शिकार करेगा। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम जू किंग को देख पाते हैं, जो कि उस ब्लैक एनर्जी में पूरी तरह से फंस चुका था। उसका तो इस ब्लैक सब्सटेंस पर जरा भी बस नहीं चलता। लेकिन तभी पर्पल एमेथिस्ट ने अपना असर दिखाना शुरू किया। वो क्रिस्टल अपनी प्योर एनर्जी को रिलीज करते हुए इस ब्लैक सब्सटेंस को जू किंग की बॉडी से दूर कर रहा था और अब ये ब्लैक एनर्जी एक शेप में आ जाती है। वेल ये है एक सीक्रेट घोस्टली शैडो। वो तो पर्पल एमेथिस्ट के डर के मारे ही वहाँ से भागने लगी, मगर एमेथिस्ट ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए जू किंग की बॉडी में समा लिया। दरअसल इस सीक्रेट घोस्टली शैडो जू किंग को मारने आई थी, लेकिन उल्टा उसी का सप्लीमेंट बन गई। यहाँ पर हमें जू किंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब 2 नहीं बल्कि 3 टाइगर्स अपीयर हो गए। सो इस तरह से जू किंग ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल पर पहुँच गया था। वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि मैंने तो ढेर सारा एलियन टेंट एब्सॉर्ब किया था, उस हिसाब से तो मेरा म्यूटेशन पॉइंट और भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये म्यूटेशन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। पता नहीं इसका रीजन क्या होगा। और उतने में उसे रिवर में खून से सनी हुई एक शील्ड नजर आती है। जू किंग तो उसे देखते साथ ही तुरंत ही समझ गया था कि ये तो सीनियर मानगुई की शील्ड है, इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होकर रिवर के अपर स्ट्रीम की तरफ रवाना हो गया। इधर मानगुई एक बड़ी ही भयानक बीस्ट में बदल गए थे। साथ ही मिस्टर ले भी ब्लड शैडो टीम के सामने अकेले पड़ गए। वो अब इतने ज्यादा घायल थे कि ज्यादा देर तक इन लोगों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। वहीं पर मानगुई के आसपास बड़ी ही अजीब सी ऑरा फैलने लगी थी और ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग इसी का फायदा उठाकर उन्हें मारना चाहते थे। हालांकि मानगुई का दिमाग अभी भी स्टेबल था। वो एक बीस्ट होने के बावजूद भी उनका खुद पर कंट्रोल है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उनमें से एक बंदे को दबोच लिया, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपने साथियों को बता रहा था कि मानगुई खुद को एक्सप्लोर करना चाहता और ये मुझे भी अपने साथ ले जाएगा, इसलिए जल्दी से इसे खत्म करो। जिसके बाद वो बंदा अपने नाइफ को मानगुई में कई दफे घुसा देता है। वो बार बार मानगुई से कह रहा था कि जल्दी से मुझे आजाद कर, मैं तेरे साथ मरने नहीं वाला। लेकिन मानगुई तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि तू भी मेरे साथ जाएगा। साथ ही हम मानगुई की बॉडी में एक बड़ी ही अजीब सी पावर को इरप्ट होते हुए देख पाते हैं। वो पावर उनकी बॉडी को चीरकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। इधर मिस्टर ले भी मानगुई के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते, मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और उतने में मानगुई की बॉडी एक आग के गोले जैसे फट जाती है। उन्होंने चीखते हुए अपने दोस्तों को अलविदा कहा था। तब तक जू किंग भी वहाँ पर पहुँच गया, मगर वो भी मानगुई की कोई हेल्प नहीं कर पाया। साथ ही ब्लड शैडो टीम के बंदे की आधी बॉडी गायब होकर जू किंग के सामने फेंका जाता है। वेल जू किंग को मानगुई की बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि जब तक मैं हूँ तब तक ये बीस्ट तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर पाएंगे। इधर जो बंदा मानगुई के साथ एक्सप्लोड हुआ था वो अभी भी जिंदा है। साथ ही वो मानगुई को काफी ज्यादा गालियां दे रहा था, जो सुनते साथ ही जू किंग उस पर इतना ज्यादा बौखला गया कि वो अपने पांव तले उस बंदे का सिर जमीन में घुसाकर उसे तड़पाते हुए सीधे वहीं पर क्रश कर चुका। यहाँ पर जू किंग की आंखों में बदले की आग दहक चुकी थी। वो अब ब्लड शैडो स्क्वाड का खून पीना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर
एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।